हिंदी साहित्य की कहानियों की दुनिया में आपका स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है लोकतंत्र। लेखिका हैं डॉक्टर कमल कुमार। डॉक्टर कमल कुमार की कहानियाँ जीवन के बहुविध अनुभवों की कहानियाँ हैं, जिसमें आसक्ति, आशा, आस्था और जीवन का स्पंदन है। कभी न परास्त होता अपराजेय भाव है। प्रस्तुत है कहानी मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। अब आप यहाँ क्या करेंगे? मेरे साथ ही चलिए पिताजी। आप हमारे साथ परिवार में रहेंगे। बच्चे हैं, सविता है, घर की व्यवस्था है। यहाँ अकेले में आपको दिक्कत होगी। नहीं बेटा, यहाँ कोई अकेला नहीं होता। इस देश की मिट्टी, पानी, हवा और धूप सब साझा करके एक दूसरे को बांध देते हैं। वो हंसा था। वो तुम्हारी गुजरातन आंटी है ना, आप चाहो या न चाहो वो खाकड़े तो दे ही जाएगी। और ये पंजाबी मिसेस भाटिया सर्दियों में हर हफ्ते या 10 दिन बाद एक कटोरा साग तो भेज ही देती है। मना करो तो कहेगी, अरे भाई साहब, आपके लिए तो बनाया नहीं, घर में बना ही था, आप भी खाइए। फिर मेरे जैसा साग कौन बनाएगा? फिर अपने ही खेतों का है, बलविंदर जब भी आता है तो ले आता है। भाई साहब, 2 रोटी मक्की की भी है, अब साग है तो मक्की की रोटी भी होगी ही। हंसती हुई आती है और हंसा कर चली जाती है। यहाँ सब अपने ही जैसे हैं, तुम चिंता मत करो बेटा। परंतु पिताजी, अब आप रिटायर हो गए हैं, अकेले में समय काटना मुश्किल हो जाएगा। ना बेटा, डॉक्टर और टीचर कभी रिटायर नहीं होता, अगर वो चाहे तो भी। हमारा काम ही ऐसा है। अब मुझे पैसों के लिए तो पढ़ाना नहीं है। जिनको ज़रूरत है, पढ़ाई में कमज़ोर हैं, उन बच्चों को पढ़ाऊँगा। विवेक उनके तर्क के सामने निरुत्तर हो गया था। ठीक है पिताजी, आप अपना ख्याल रखिए। जब आपका मन करे कुछ समय के लिए आ जाइए, मैं भी आता ही रहूँगा। ठीक है बेटे, खुश रहो तुम सब। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। विवेक चला गया था। मिस्टर गुप्ता का अपना एक जीवन रूटीन था। सुबह सैर करने जाते, लौट कर नाश्ता वगैरह। काम वाली घर का काम कर जाती थी, पहले की ही तरह। फिर वो अकादमी में कक्षाएं लेने चले जाते। मैथ्स और साइंस के बच्चों को हमेशा अलग से कोचिंग की ज़रूरत होती है। शाम को लौटते, चाय पीकर थोड़ी देर पार्क में जाना होता तो चले जाते। घर लौटकर रात का खाना, थोड़ी देर टीवी पर खबरें और दिन निकल जाता। उसने देखा नीचे वाले पड़ोसी शर्मा आंगन की खुली जगह पर कमरा बनवा रहे थे। MIG फ्लैट्स में और दूसरे ग्रुप हाउसिंग में ये एक आम बात है। नीचे का फ्लैट 2 बेडरूम का था, इसमें एक और कमरा मिल जाता। कईयों ने ज़रूरत पड़ने पर और कईयों ने एक कमरा और मिल जाता है, इसलिए इस खुली जगह को कवर कर लिया था। छत पहली मंजिल वालों को मिल जाती है, जिससे वे खुली जगह पर बैठने, धूप सेकने आदि के काम में लाते। ये व्यवस्था ऐसे ही चल रही थी। अरे ये क्या, शर्मा ने कमरा बनवा लिया और साथ ही एक सीढ़ी लगवा ली। उस सीढ़ी पर चढ़कर तो कोई भी आसानी से उसके घर में घुस सकता था। वैसे भी इस कॉलोनी का D ब्लॉक कॉलोनी के पीछे पड़ता है, जहाँ कब्रिस्तान है। दिन में वहाँ असामाजिक तत्व घूमते रहते हैं, रात में असुरक्षा बढ़ जाती है। इसलिए कॉलोनी के अंदर वेलफेयर एसोसिएशन ने बिजली के खंभों से खराब बल्ब निकाल कर नए लगा दिए थे। सुरक्षा गार्ड को भी कहा गया था पीछे चक्कर लगाया करे। शायद सुरक्षा गार्ड खुद डरे रहते थे। उसने शर्मा से कहा था, ये सीढ़ी हटाइए, इससे हमारे घर की सुरक्षा को खतरा हो गया है। वैसे भी कानूनन आपका इस छत पर अधिकार नहीं। सीढ़ी लगाना तो और भी गैर कानूनी है। यूँ तो ये कंस्ट्रक्शन ही गैर कानूनी है, पर और लोगों ने किया तो आपने भी कर लिया। औरों ने छत पहली मंजिल वालों को दी, उन्होंने अपनी सुरक्षा का प्रबंध कर लिया, पर आप छत नहीं देना चाहते। ठीक है, ये सीढ़ी हटा लीजिए। शर्मा ने कुछ नहीं किया। उसे शराफत से कई बार कहा गया। आखिर पुलिस में रिपोर्ट की गई, कुछ नहीं हुआ। शर्मा पत्रकार था और क्राइम बीट पर था। पुलिस वालों को जानता था, इसलिए फ़ोन करने पर पुलिस वाले देखते, रिपोर्ट लिखते और चले जाते। उसने DCP से शिकायत की, कुछ नहीं हुआ। उसने पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी लिखी, तब भी कुछ नहीं हुआ। उसने RTI के अंतर्गत चिट्ठी लिखी है। उसके भीतर अकेले घर में रात को सोने में डर लगता था। पड़ोसी भी आते, सहानुभूति दिखाते। बहुत गलत है, सीढ़ी नहीं लगानी चाहिए। उसे कोई कुछ नहीं कहता, कहते ये तो गुंडा है, क्राइम बीट पर काम करते हुए खुद भी क्रिमिनल हो गया है। वो सोच रहा था उसका भी सुरक्षा का अधिकार है, वो मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखेगा।
मास साहब क्या करें, इस गुंडे से कोई भी पंगा लेना नहीं चाहता। लोग इसकी न्यूसेंस से डरते हैं, पर मैं तो नहीं डरता। ज़रूरत पड़ी तो प्रधानमंत्री तक जाऊंगा। आरटीआई में चिट्ठी डाली है, इंतज़ार कर रहा हूँ। कॉलोनी के पास ही छोटी सी मस्जिद थी। उसने देखा 4-5 महीने में ही किले की तरह ऊंची हो गई थी और इधर उधर पसर गई थी। आसपास की ज़मीन भी उसके घेरे में आ गई थी। जिनकी ज़मीन थी उन्होंने विरोध किया। आमने सामने की लड़ाई में खतरा था। लोगों का विरोध प्रतिरोध असामाजिक तत्वों के कारण सांप्रदायिक रंग ले सकता था। कानून की लड़ाई ही लड़ी जा सकती थी, उसमें भी राजनीतिक अल्पसंख्यकों को लुभाने की नीतियाँ। कोर्ट में वर्षों एड़ियाँ रगड़ना। कुछ लोगों ने अपना भाग्य स्वीकार कर लिया था कि अब यह ज़मीन उन्हें नहीं मिलेगी। कुछ दूसरे कोर्ट में चले गए थे। मस्जिद ऊपर उठ गई थी। सुबह सुबह 5 बजे अल्लाह हो की ऊंची आवाज़ से शुरू हुई अजान दिन में 5 बार दोहराई जाती। उसे तो ना अल्लाह से परेशानी थी और ना ही मस्जिद से, पर इस तरह दिन में 5 बार लाउड स्पीकर पर अजान दी जाए, इसका क्या मतलब? ये तो ध्वनि प्रदूषण है, साथ ही आसपास के निवासियों की शांति भंग करना है। जन्माष्टमी के दिन रात के 10 बज चुके थे। मंदिर वालों ने लाउड स्पीकर लगा रखा था और भजन कीर्तन की आवाज़ें आ रही थीं। उसने पुलिस वालों को फ़ोन किया था। वे हिचकिचाए थे। उसने कहा था, आप सिर्फ लाउड स्पीकर हटवा दीजिए, बाकी माइक पर जो भी वहाँ बैठे हैं जैसा चाहें करें। पुलिस वाले मंदिर में नहीं जाना चाहते थे। उसने पंडित जी को फ़ोन पर समझाया, देखो कोई बीमार भी हो सकता है, बच्चे के इम्तिहान भी हो सकते हैं। पंडित जी ने लाउड स्पीकर हटवा दिया था। उसने आसपास के लोगों से बात की थी, सब उसकी बात से सहमत थे। पर यह तो मस्जिद की अजान है, कुछ हो सकेगा इसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। तो भी रेजिडेंट वेलफेयर वालों से पहले कारपोरेशन के दफ्तर चिट्ठी लिख दी थी, फिर एक चिट्ठी मुख्यमंत्री को भी लिखी थी, पर कहीं कोई प्रतिक्रिया नहीं। मिस्टर सरीन बता रहे थे, मास्टर जी कुछ नहीं होने वाला। उन्होंने साकेत में ही एक घर बनाया था। उनके पिताजी ने सस्ते दिनों में एक 300 गज का प्लॉट खरीद लिया था। खूब दिल से सपने की तरह घर बनाया था वहाँ। पर वहाँ भी 5 सितारा होटल से होड़ करती एक मस्जिद थी। वहाँ भी वही सुबह 5 बजे अल्लाह हो शुरू हो जाता, क्योंकि हमारा घर उसी के सामने पड़ता था। इसलिए मेरी पत्नी सुबह 5 बजे ही दहल जाती। लगता था ये आवाज़ उन्हीं के घर के भीतर से आ रही है। सारी खिड़कियाँ बंद कर दी गईं, पर आवाज़ नहीं रुकी थी। मेरी पत्नी बर्दाश्त ही नहीं कर पा रही थी। बहुत भागे दौड़े, कहाँ कहाँ नहीं गए शिकायत लेकर। जान पहचान से प्रधानमंत्री तक चिट्ठी पहुंचाई गई। संविधान का वास्ता दिया गया, नागरिक अधिकारों की बात कही गई, आश्वासन दिया जाता, पर कुछ नहीं होता। 6 महीने में पत्नी बीमार लगने लगी थी। कहती, मैं सारा दिन घर पर रहती हूँ, 5 बार अजान सुनती हूँ, क्यों सुनूँ? मैं ऊंची आवाज़ में तो रेडियो भजन और तुम्हारी बात तक नहीं सुन सकती, मैं क्या करूँ? आखिर फैसला लिया गया। दूसरी कॉलोनी में घर ढूंढा गया और उस जी जान से बनाए घर को बेच दिया गया। मास्टर साहब, यहाँ वोट की राजनीति है। सरकार कोई भी हो, पार्टी कोई भी हो, वोट की राजनीति करेगी। आपने देखा नहीं? सामने हौजरानी कॉलोनी की सारी अवैध दुकानें, जब तक ये सड़क चौड़ी की गई तो उनको किसी ने नहीं छुआ। सड़क टेढ़ी हो गई, पर उनका सारा अवैध निर्माण वैसे ही खड़ा है। यहाँ 5 सितारा अस्पताल बने, मॉल बना, कोर्ट बना, कॉलोनी बनी, पर यह 2 फरलांग की सड़कें टेढ़ी मेढ़ी वैसे ही आगे जाती हैं। ट्रैफिक जाम होता है। यहाँ की कॉलोनी के रहने वाले परेशान हैं, पर कुछ नहीं हुआ, कुछ होने वाला ही नहीं है। तो भी इस तरह हिम्मत तो नहीं हारनी चाहिए, गलत का विरोध तो होना चाहिए। मास्टर जी ने हस्ताक्षर अभियान चलाया था। आसपास की कॉलोनी के 200 हस्ताक्षर वाली चिट्ठी प्रधानमंत्री को भेज दी थी। उम्मीद थी कि कहीं कुछ तो होगा। वो सुबह पार्क में जाने लगा था। देखता, स्कूल के बच्चे वहीं पार्क में घूमते या खेलते रहते या इधर उधर बैठे रहते। उसे हैरानी हुई थी, स्कूल यूनिफॉर्म में ये बच्चे स्कूल ही आए होंगे। उसने रुककर पूछा था, कौन से स्कूल के हो? ये सामने भाई वीरभद्र स्कूल से हैं। आप कौन सी कक्षा के हैं? बच्चों ने बताया था, 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं कक्षाओं में थे। आप लोगों को तो इस समय स्कूल में होना चाहिए, यहाँ पार्क में क्यों हैं आप? एक ने कहा था, अभी छुट्टी है, आधी छुट्टी। पर आप लोग तो यहाँ बहुत देर से हैं, इतनी लंबी आधी छुट्टी तो नहीं होती। आप जाओ, स्कूल जाओ, स्कूल खत्म होने के बाद आकर खेलना। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा था।
वहाँ जाकर क्या करेंगे? क्यों, स्कूल में जाकर क्या करते हैं? पढ़ते हैं। वहाँ कौन सी पढ़ाई होती है? कक्षाओं में बैठने की जगह भी नहीं है। हमारी क्लास में 80-100 बच्चे हैं और बैठने के लिए सिर्फ बेंच 40 बच्चों के लिए है। बाकी क्या करें? नीचे क्यों बैठें? बैठ भी जाएं पर वहाँ टीचर नहीं आते हैं। उनसे जाकर कहो तो कहते हैं आप चलो आता हूँ अभी, पर कभी नहीं आते। आप लोग प्रिंसिपल से शिकायत क्यों नहीं करते? कहा था उनसे भी, बोले ठीक है बुलाकर कह देंगे, पर तो भी टीचर नहीं आते। वो उस दिन स्कूल के अंदर चला गया था और प्रिंसिपल के कमरे में घुस गया था। प्रिंसिपल 8-10 लोगों से घिरा था। उसने उसका ध्यान अपनी ओर खींचा था। बैठिए, आप इंतज़ार कीजिए। देखिए, मैं यहाँ अपने किसी काम से नहीं आया हूँ, आपका ही काम है। आपको बताने आया हूँ। आपके स्कूल के बच्चे यहाँ सामने पार्क में खेलते रहते हैं, स्कूल की कक्षाओं में नहीं जाते, कहते हैं बैठने की जगह नहीं है और टीचर पढ़ाने के लिए क्लास में नहीं आते। प्रिंसिपल सकपकाया था। आपका शुक्रिया, कोशिश करूँगा, पर हमारी अपनी समस्याएं हैं। जगह की कमी है, दाखिले में ऊपर का प्रेशर है, फिर टीचर परमानेंट है कहते हैं, पर क्या करें, लाचार हो जाते हैं। ठीक है, देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। वो लौट आया था। वो उनको उसी तरह पार्क में खेलते, लड़ते, झगड़ते, गाली गलौज करते देखता था। फिर उसे एक उपाय सूझा था। आप लोग अगर चाहो तो यहाँ बैठकर साइंस और मैथ्स की अपनी समस्याओं को मेरे साथ बैठकर सुलझा सकते हो। बच्चे हैरान हुए थे, पर 6-8 बच्चे तैयार हो गए थे, बाकी इधर उधर खिसक गए थे। अब वो वहाँ उन्हें घंटा 2 घंटा पढ़ा देता। बच्चे 10-12 आने लगे थे। उसे अच्छा लगता था। घंटा 1.5 घंटा उन्हें पढ़ाता और लौट आता। उसने देखा कुछ बच्चे विषय में अच्छे थे और पढ़ने के इच्छुक भी थे, तो भी अधिकतर बच्चे इधर उधर घूमते रहते। पार्क के साथ ही मार्केट थी, वहाँ चले जाते। घर में एक कमीज बैग में ले जाते, यहाँ आकर कमीज बदल लेते और सिनेमा में फिल्में देखने चले जाते। वहीं मार्केट में शराब की एक दुकान थी। बच्चे उस दुकान में शराब खरीदते और इधर उधर बैठकर पीते। उन्हें ना कोई रोकता और ना ही कुछ कहता या समझाता। वो मार्केट में था, घर के लिए कुछ सब्जी, दूध, मक्खन आदि लेना था। उसने शराब की दुकान पर खड़े बच्चों को देखा था। शराब खरीदने आए थे। उसने दुकानदार को रोका था। आप इन नाबालिग बच्चों को शराब क्यों बेच रहे हैं? आपको पता होना चाहिए ये गैर कानूनी है। पहले तो दुकानदार झेपा था, फिर अकड़ कर बोला था, आप अपना काम कीजिए, रास्ता नापिए। अपना ही काम कर रहा हूँ, स्कूल का अध्यापक हूँ। बच्चों को सही रास्ता दिखाना हमारा ही काम है। आपका भी तो फर्ज यही है। उसने देखा 3-4 लड़के थे, आगे आए थे। उन्होंने उसे घेर लिया था। ये वही पगलेट मास्टर है, पार्क में भी बच्चों को पढ़ाता है। वे हंस रहे थे। हम पढ़ाते हैं इसे, अब दिखाते हैं इसे सही दशा। एक लड़का आगे आया था। उसने उसके पेट में मुक्का मारा था। फिर 3-4 लड़के उस पर झपटे थे। वो उन्हें रोक रहा था, भरसक कोशिश कर रहा था, पर एक लड़के ने पॉकेट में से एक चाकू निकाला था और उसकी गर्दन पर वार किया था। वो खून से लथपथ वहीं गिर गया था। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई थी। मार्केट के लोग आसपास इकट्ठे हो गए थे। लड़के भागने लगे थे। शायद किसी ने फ़ोन कर दिया था। पुलिस आ गई थी। खून बह रहा था। एम्बुलेंस बुलाई गई। उसे अस्पताल ले जाया गया। इमरजेंसी में रखा गया। गर्दन पर घाव था पर गहरा नहीं था। पुलिस स्टेटमेंट लेने आ गई थी। उसे 2-3 घंटे बाद होश आया तो पुलिस पूछ रही थी, आप वहाँ शराब की दुकान पर झगड़ा क्यों कर रहे थे? मेरा किसी से झगड़ा नहीं हुआ, ना ही मैं वहाँ शराब खरीद रहा था। तो ये मारपीट, चाकू छुरी यूं ही चल पड़ी क्या? उसने बताया था। स्कूल के 4-5 लड़के शराब खरीद रहे थे। पास खड़ा दुकानदार उसे आंखों के इशारे से रोक रहा था। उन्हें रोका था शराब खरीदने से और बस। इस दुकानदार को भी मना किया था कि स्कूल के लड़कों को शराब बेचने के लिए, बस इस बात पर वे मेरे ऊपर पिल पड़े। आप उन्हें पहचानते हैं क्या? हाँ, स्कूल के बच्चे हैं, ये सामने ही तो हैं। दुकानदार इशारे से उसे रोक रहा था। पुलिस वाले ने दुकानदार से पूछा था, क्या तुम जानते हो उन्हें? तुम्हारे ग्राहक हैं तो जानते ही होगे। क्या पता साहब, इस मार्केट में कभी देखा नहीं। पुलिस वाले ने हड़काया था। नहीं साहब, मैं नहीं पहचानता। और आप? वो अब उससे पूछ रहा था। जरूर स्कूल के ही बच्चे थे। स्कूल के समय में ही यहाँ पार्क में, मार्केट में, सिनेमा में घूमते रहते हैं। कमीज़ बदल लेते हैं, साथ लेकर आते हैं अपने बैग में। पुलिस वाले ने दुकानदार की तरफ देखा था। बच्चे तो पकड़े ही जाएंगे, पर आपका भी लाइसेंस कैंसिल हो सकता है, याद रखिए।
पुलिस पूछताछ करके बयान दर्ज करके चली गई थी। दुकानदार उसे धमका रहा था। आप भी नहीं बचेंगे मास्टर जी, इन लड़कों को आप नहीं जानते। मार्केट के कुछ दुकानदार आ गए थे। आपको बीच में नहीं पढ़ना चाहिए था मास्टर जी, कोई कुछ भी करे आपसे क्या मतलब। अब देखिए आगे क्या होता है, आपकी जान को भी खतरा है। अब आप एक मेहरबानी करिए, वे लड़कों को पकड़कर आपके पास लाएं तो पहचानने से इनकार कर देना। इस घटना के बाद तो आप समझ जाइए। उसने देखा किसी को उचित करने का भरोसा नहीं था, सबको कुछ बुरा होने का भय सता रहा था। वो 4-5 दिन अस्पताल में रहकर घर लौट आया था। पड़ोस के कई लोग आए थे। हमें तो पता ही नहीं चला, आपको हमें बताना चाहिए था। दिन में आप नहीं दिखते थे तो सोचते आप पढ़ाने गए होंगे, पार्क में भी नहीं दिखे, सोचा शायद नहीं आए होंगे। बस आज ही पता चला कि गुंडों ने आपको घायल कर दिया। भला आप जैसे मनुष्य से किसी को क्या बैर। वे गुंडे नहीं थे, उसने बताया था, स्कूल के ही बच्चे थे। गलत रास्ते पर चल पड़े तो फिर अच्छा बुरा कुछ नहीं दिखता। मार्केट के दुकानदार थे, आपका हाल पूछने आ गए हैं। उसने शुक्रिया कहा था, पर वो उनकी मंशा जान गया था। अब आप बेहतर हैं पहले से? हाँ, ठीक हो रहा हूँ। आप बच गए, किस्मत अच्छी थी। इन मवाली हुड़दंगियों का क्या भरोसा था। शराब की दुकान वाला था, पास खिसकाया था। अब आप मेहरबानी करें मास्टर जी, अगर वे उन लड़कों को पकड़ कर लाएं तो आपको उन्हें पहचानने की ज़रूरत नहीं। आपको दोबारा कहना ज़रूरी लगा था। आप क्या मुझे धमकाने आए हैं? नहीं नहीं, ऐसा क्यों सोचते हैं आप? अपनी सुरक्षा का तो ध्यान हमें रखना ही होता है। जी, आप चिंता ना करें मेरी। यहाँ आने का फिर से शुक्रिया। वे चले गए थे। अरुण का फ़ोन था, कह रहा था वो दिल्ली आ रहा है, कुछ समय यहीं रहेगा, आपसे मिलने भी आऊँगा। वो उत्साहित था, उसे भी अच्छा लगा था। 2 दिन बाद अरुण और नवीन दोनों आ गए थे। नवीन बता रहा था, मास्टर साहब अभी तक नौकरी तो नहीं मिली, पर मैं पार्ट टाइम एक अखबार के साथ काम कर रहा हूँ। और अरुण तुम? सर, नौकरी तो मैं भी ढूंढ रहा हूँ, पर मैं भी स्वतंत्र रूप से सामाजिक समस्याओं पर लिखता हूँ। यहाँ इंटरव्यू के लिए आया हूँ। पर तुम तो वहीं अरुणाचल में अपने घर परिवार और अपने लोगों के बीच ही रहना चाहते थे। वो तो ठीक है मास्टर साहब, पर काम भी तो चाहिए। वहाँ की हालत ख़राब है, दिनों दिन और ख़राब हो रही है। वहाँ बड़ी संख्या में आए शरणार्थी स्थानीय लोगों के लिए चुनौती बन गए हैं। इसके विरोध में आसाम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल के लोग परेशान हो रहे हैं। बाहर से आए लोगों को सरकारी मदद, खेती की ज़मीन और पहचान पत्र आराम से दिए जा रहे हैं। हजारों शरणार्थी हैं जिन्हें बसाया गया है। उन्हें बिजली, पानी, राशन कार्ड और दूसरी सुविधाएं दी गई हैं। उन्हें लगता है अशांत देशों के नागरिकों के लिए सबसे अच्छी जगह भारत ही है। विभिन्न देशों में अराजकता, गृहयुद्ध और शासन के अत्याचारों के कारण सीमावर्ती इलाकों में करोड़ों की आबादी आ गई है। विश्व भर में स्थायी शरणार्थी सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ हैं। सरकारें अपने नागरिकों पर कटौती करके उन्हें सुविधाएं दे रही है। क्यों? उन्हें वे अपना वोट बैंक मान रही हैं। पश्चिमी बंगाल में उन्हीं के बल पर पंचायत के चुनाव जीते। उन्हें नागरिकता प्रदान की गई है, बिना कोई शुल्क चुकाए उन्हें सब मिल रहा है। शरणार्थियों की आड़ में वे वोट बैंक की राजनीति कर रही है, अपनी सत्ता निश्चित कर रही है। आप देखें तो हैरान हो रह जाएं मास्टर साहब, शरणार्थियों ने बड़ी बड़ी कोठियाँ बना ली हैं। हमारे लिए अपने ही राज्य में नौकरी मिलना असंभव हो गया है। कई लड़के जो मेरे साथ ही थे यहाँ लौट आए हैं, छोटी छोटी नौकरियाँ कर रहे हैं। मैकडॉनल्ड, पिज़्ज़ा हट, डोमिनो जैसे खाने की जगहों में 1 या 2 शिफ्ट में काम करके या तो अपनी आगे की पढ़ाई कर रहे हैं या अपना गुजारा कर रहे हैं। मास्टर जी, नंदलाल और वैभव भी यहीं पर हैं। अब मास्टर जी के घर में अक्सर हर दिन ये लड़के आ जाते थे, घंटों राजनीतिक सामाजिक मुद्दों पर चर्चा करते। नंदलाल, तुम किस समाचार पत्र के साथ काम कर रहे हो? मास्टर जी, नाम कोई बड़ा नहीं है, पर बड़ा ही निष्ठावान और प्रतिबद्ध अखबार है। जहाँ भी कोई भी गलत हो रहा है उसको उजागर करना ही इसका उद्देश्य है। फिर गलत कोई भी कर रहा हो, राजनेता ही क्यों ना हो। आप देखिए, 100, 1000, 10,000 की चोरी करने वालों को जेल होती है और करोड़ों की हेराफेरी करने वाले ऊंची कुर्सियों पर विराजमान हैं। हमारा अभियान इन्हीं के विरोध में है। सर, आपने हमें भारत निर्माण का इतिहास पढ़ाया था। देश के निर्माण में बाल गंगाधर तिलक, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल, राम मनोहर लोहिया और अंबेडकर आदि थे। भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, गणेश शंकर विद्यार्थी जैसे देशभक्त शहीदों की सूची थी। लेकिन सर,
ये आज की राजनीति में क्या हो रहा है? राष्ट्र निर्माण का सारा श्रेय नेहरू और उसके परिवार को दिया जा रहा है। सर, 54 केंद्रीय योजनाएं हैं, इनमें 18 राजीव के नाम पर हैं, कुछ नेहरू और इंदिरा गांधी के नाम पर हैं। इतना ही नहीं, राष्ट्रीय पुरस्कारों के नाम हवाई अड्डों, विश्वविद्यालयों, संस्थानों, खेल परिसरों, सड़कों, स्टेडियम इत्यादि के नाम एक ही परिवार के नामों पर क्यों? लोकतंत्र के नेता तो तिलक, गोखले, राजेंद्र प्रसाद, मदन मोहन मालवीय इत्यादि भी थे। वे सब कहाँ गए? सन 1950 के बाद पार्टी परिवार होती गई, फिर इंदिरा इंडिया हो गई। सरकारी योजनाएं देश के करदाताओं से संचित कोष से चलती हैं। देश का राजकोष एक परिवार की संपदा कैसे बन गया? इस तरह समाज कल्याण की योजनाओं का परिवारीकरण बहुत गलत है सर। एक तरह से संवैधानिक अपराध है। स्वतंत्र देश में महत्वपूर्ण स्थानों, संस्थानों के नाम किन्हीं प्रतिभाशाली वैज्ञानिक या साहित्य, कला, दर्शन तथा अन्य क्षेत्रों की प्रतिभाओं के नाम पर हो सकते हैं। सर, आपने जो हमें स्वतंत्रता का इतिहास पढ़ाया था वो गलत था क्या? नवीन ने कहा था, माँ साहब, दुनिया बदल रही है, इसमें मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका है। सच्चाई को छिपाना अब आसान नहीं। क्या हम नहीं जान रहे कि लोकतंत्र का इतिहास वो नहीं है जो प्रोजेक्ट किया जा रहा है? कांग्रेस पार्टी की सरकार ने ऐसे चापलूसों से और दूसरे पैसे के लालची लोगों को शिक्षा संस्थानों में नियुक्त किया जो नेहरू परिवार की पीढ़ियों का गुणगान करें, दूसरे बड़े नेताओं को कमतर दिखाएं। ऐसे ही लोगों को अकादमियों में ऊंचे पद दिए गए हैं, उन्हें अंतर्राष्ट्रीय फेलोशिप दिलवाया गया, उन्हें पुरस्कृत, विभूषित और उपकृत किया गया। सर, मैं आपको प्रोफेसर मक्खन लाल की किताब दूंगा, अगली बार आते हुए ले आऊँगा। सेक्युलर पॉलिटिक्स, कम्युनल एजेंडा किताब है प्रोफेसर लाल की, जिसमें उन्होंने नेहरू की राजनीति के षड्यंत्रों को उजागर किया है। सारी प्रादेशिक कमेटियों ने सरदार पटेल का नाम नामित किया था प्रधानमंत्री पद के लिए, पर नेहरू राजनीति, गांधी का ब्लू आई बॉय, पटेल को अपना नाम वापस लेना पड़ा। नेहरू ने अपनी पसंद नापसंद में कितने गलत निर्णय लिए। भारत के लोग हैदराबाद और कश्मीर के बारे में नहीं जानते। नेहरू के हाथ में होता तो दोनों हमारे हाथ से निकल जाते। सरदार पटेल ने ही वहाँ सेनाएं भेजी थी, पाकिस्तान के हाथों में जाने से बचाया था। नेहरू पटेल से, उनकी प्रतिभा और लौह व्यक्तित्व से डरते थे। पटेल की अंत्येष्टि में आदेश पारित किया था कि कोई अधिकारी सरकारी तौर पर वहाँ नहीं जाएगा। आज भी इस पार्टी में वंशवाद की जड़ें गहरी फैली हैं। इसके सदस्य चापलूस और बौद्धे हैं। सब देखते हैं, कोई नहीं बोलता, क्योंकि 10 साल से पार्टी सत्ता में है, निरंकुश हो गई है। सर, कहते हैं इतावली बड़े श्रूड और क्रूक होते हैं ना सर? कैसे रिमोट कंट्रोल से सत्ता चलाई जा रही है, सब बेबस देख रहे हैं, कोई कुछ नहीं करता। पर सब, अब ये स्थिति ज़्यादा देर रहने वाली नहीं है। ये सारा कुछ विवादास्पद तुम्हारा अखबार छापता है, ऊपरी दबाव नहीं पड़ता, अखबार बंद नहीं हो जाता। नंदलाल हंस रहा था। पड़ता है सर, अखबार भी बंद हो जाता है, थोड़े दिन बाद दूसरे नाम से शुरू कर देते हैं। पहले राष्ट्र निर्माण, फिर देश बचाओ, और अब नव जागरण है सर। फर्क ये है कि ये अखबार सरकारी मदद से तो चलता नहीं। एक स्वतंत्रता सेनानी का लड़का है जो अमेरिका में लगभग 80% मोटल अर्थात रेस्टोरेंट गुजराती चलाते हैं, खूब पैसा भी कमाते हैं। कहता है मैं अपने पिता के ही काम को पूरा कर रहा हूँ, अपनी तरह से देश के लिए काम कर रहा हूँ। जब अखबार बंद हो जाता है, दूसरे नाम से फिर शुरू हो जाता है। सर्कुलेशन भी अच्छी है सर। हमारा उद्देश्य जन जागरण है सर। उत्तर प्रदेश और बिहार में लोग इसे ढूंढ ढूंढ कर पढ़ते हैं। ये मानो एक प्रति अखबार कम से कम 10 लोग पढ़ते हैं। अगर इसका सर्कुलेशन 2-2.5 हज़ार है तो पाठक तो 10,000 हो गए सर। नवीन ने कहा था, ये नेशनल डेली जो अखबार है ना सर, इसमें 15 से 20% न्यूज़ पेड न्यूज़ होती है। इकोनॉमिक टाइम्स में काम करता है राघव, रिपोर्टर है, रियल एस्टेट कवर कर रहा है सर। उसके पास 5 सालों में 2 मकान हो गए। है ना कमाल सर? पेड न्यूज़ का कमाल है। इन बड़े अखबारों की विश्वसनीयता पर कोई सवाल नहीं उठाता, पर जो छोटे अखबार हैं वे हमेशा शक के घेरे में रहते हैं, राजनीतिज्ञों के निशाने पर भी होते हैं। तुम इतने चुप और उदास क्यों बैठे हो कपिल? कुछ भी नहीं बोल रहे हो? उसका चेहरा और भी लटक गया था, आंखें छलछला आई थीं। कपिल, बहुत वर्ष हो गए, कश्मीरी पंडितों को कश्मीर छोड़ना पड़ा था। हाँ सर, बहुत वर्ष हो गए, पर क्या किया हमारे लिए शासन या सरकार ने? सर,
अभी मोदी ने अपने भाषण में अनुच्छेद 370 पर बहस की बात की थी। ये भी कहा था कि आम आदमी को इससे क्या फ़ायदा हुआ सर? हम यहाँ भिखारी हो गए। मेरे पिता के पास बादाम बाड़ी थी, सेब के सैकड़ों पेड़ थे, अखरोट के दरख्त थे, हमारा ड्राई फ्रूट का बिजनेस था। हमारी एक दुकान रेजिडेंसी रोड पर थी सर। वहाँ उम्दा कालीन थे, पश्मीने के शॉल थीं, अखरोट की लकड़ी का बेहतरीन सामान था। हमारे ग्राहक खास होते थे सर। आम ग्राहक तो इन चीज़ों पर खर्च नहीं कर सकता, पर सर हमें यहाँ से खदेड़ दिया गया। वहाँ हम बड़ी बड़ी कोठियों में, खुले घरों में और आंगन में रहते थे। यहाँ हमारा जो बेहाल हुआ, वर्षों कोई कंपनसेशन नहीं मिला। सर मेरे पिताजी को जब किसी शॉल की दुकान में सेल्समैन का काम करना पड़ा तो वे मानसिक रूप से बीमार हो गए। हम छोटे छोटे 3 भाई बहन थे। माँ यूं ही सारा दिन रोती रहती थी। इतना रुतबे वाला आदमी किसी के अधीन सेल्समैन का काम कब तक कर सकता था? आखिर उनका नर्वस ब्रेकडाउन हो गया, चल बसे। चाचा ने संभाला परिवार को। उन्हें एक 4 फुट गुड़ित 6 फुट की एक गुमटी मिली थी। उन्होंने वही अपनी दुकान लगाई। उन्हें होजरी के काम का कोई अनुभव नहीं था, पर उन्होंने सीख लिया। चाची, उनकी 2 बेटियां और हम 4 लोग, सबका भार उन पर था। किशोर होते ही सर प्राइवेट परीक्षाएं इग्नू से दी हैं और मैकडॉनल्ड में काम किया है। जूठे बर्तन साफ़ किए। अब असिस्टेंट मैनेजर हूँ सर, पर अंदर से खुश नहीं हूँ। मैं मीडिया और कम्युनिकेशन का कोर्स कर रहा हूँ। मुझे बनना तो पत्रकार है सर। इस व्यवस्था की बखिया उधेड़नी है सर। सच को जनता तक लाना है। सर आप सोचिए, देश के अन्य भागों में लागू कानून जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होते। 370 का कितना दुरुपयोग हुआ है सर। इस राज्य को मिलने वाली मदद का बड़ा हिस्सा किनके पास जाता है? उन्हीं चुनिंदा लोगों के पास। पैसा स्थानीय राजनीति के भ्रष्टाचार की भेंट होता है। कोई ऑडिट नहीं। बड़ा हिस्सा वहाँ की नौकरशाही वर्ग के जेब में जाता है। बाकी लोग, वहाँ का आम नागरिक वैसा ही अशिक्षित, गरीब और अंधविश्वासों से घिरा दयनीय स्थिति में है। आपको पता है सर, सांप्रदायिक हिंसा का कानून जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होता। वहाँ हिंदुओं पर सर्वाधिक अत्याचार होते हैं। लोग इस अनुच्छेद के बारे में नहीं जानते। संविधान के इस प्रावधान का नाम आते ही लोग जिहादियों की तरह व्यवहार करने लगते हैं। क्या आज भारतवासी नहीं जानना चाहते कि ये प्रावधान क्यों? अस्थायी तौर पर बना ये प्रावधान स्थायी कैसे हो गया? संविधान के 21वें भाग में अनुच्छेद 370 को अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधान के रूप में रखा गया है। पहले ये अनुच्छेद 360 ए पेश हुआ, फिर 370 के रूप में आया, पर अब स्थायी हो गया। यही पैसा अलगाववादियों के पास भी जाता है। जनता के विकास में काम नहीं आता। इस पर कोई बात नहीं करना चाहता। इसे संवेदनशील मुद्दा मानकर ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। अनुच्छेद 370 के माध्यम से कश्मीर के मुद्दे पर कुछ बड़ी गलतियां हमने की हैं, जिनके बुरे नतीजे हम आज भोग रहे हैं। देर तो हो गई है, पर बेटर लेट देन नेवर सर। सोचना तो चाहिए हमें। वहाँ के स्थानीय निवासियों की अवहेलना, उनके हितों और आकांक्षाओं की उपेक्षा और दमन, ये लोकतंत्र तो नहीं हो सकता। संवैधानिक दृष्टि से राष्ट्रपति जब चाहे एक आदेश से इस अनुच्छेद को निरस्त कर सकते हैं। सर देश में भी तो ये सब परोक्ष रूप से हो रहा है। अलीगढ़ विश्वविद्यालय को मुस्लिम विश्वविद्यालय बनाने का राजनीतिक षड्यंत्र जो कट्टरवादियों के पक्ष में था, पर क्या संसद या जनता नहीं जानती कि विश्वविद्यालय भी सरकार की आर्थिक सहायता से चलता है और सरकार के इस पैसे पर अधिकार इस देश के हर युवक का है, क्योंकि ये धन भारत की जनता कर के रूप में देती है। मुस्लिमों को खुश करने की राजनीति के पक्ष में तो भी माना जाता है। यहाँ का हर शिक्षक और छात्र मुस्लिम संप्रदाय के हित में है और छात्रों का मुस्लिम कोटा बढ़ा दिया जाता है। फिर पार्टी चुनाव की राजनीति की चाल चलती है और इसे मुस्लिम विश्वविद्यालय घोषित करती है, पर कोर्ट ने इसे अस्वीकार किया और इसे अल्पसंख्यक घोषित करना भी असंवैधानिक बताया। क्या यही लोकतंत्र है या ये इस लोकतंत्र की धर्मनिरपेक्षता है? इन सवालों पर भी विचार तो होना ही चाहिए सर। 368 के अनुसार इसे निरस्त कर दिया जाना चाहिए, परंतु सर ये प्रक्रिया अनुच्छेद 370 पर लागू नहीं होती। इस संदर्भ में दोहरी नागरिकता का प्रश्न भी आता है। दोहरी नागरिकता अलगाववाद नहीं है, परंतु सर जम्मू और कश्मीर भारत में रहते हुए स्वायत्तता प्राप्त कर सका। देश के अन्य भागों में लागू कानून यहाँ लागू नहीं होते। इसमें भी तो अलगाववाद को बढ़ावा मिला है। जम्मू कश्मीर में पनपने वाला अलगाववाद भी तो चिंता का विषय है।
जम्मू कश्मीर को जो लाभ दिए गए उसकी कीमत रोज देश को चुकानी पड़ रही है। मिस्टर गुप्ता का घर जैसे शाम को कॉफ़ी हाउस में बदल जाता था। खूब बहस होती, चर्चाएं चलती, 5-6 और कभी ज़्यादा लड़के आ जाते। ये सभी यहाँ नौकरी की तलाश में आए थे। कुछ को छोटा मोटा काम भी मिल गया था। पता नहीं क्यों इस पीढ़ी के युवकों में विद्रोह था। ये सभी पत्रकार बनना और मीडिया में करियर चुनना चाह रहे थे। नंदलाल कहता था, मास्टर जी, हम MBA, इंजीनियरिंग या डॉक्टरी नहीं कर सके। हो सका तो कभी आगे जाकर IT की पढ़ाई ज़रूर करेंगे। पर वे जागरूक थे। कुछ दिनों में एक लड़का बाबू भी आने लगा था। नवीन ने बताया था, सर ये मुझे चौराहे पर कभी फूल, कभी झाड़न, कभी मोबाइल के चार्जर बेचता नज़र आता था, पर वो औरों से अलग लगता था। एक दिन उसने बताया था कि वो इग्नू से 12वीं की परीक्षा दे चुका है, बस परिणाम की प्रतीक्षा कर रहा है। कहता है, मैं भी लिखता हूँ, इसे अखबार में छपवा दीजिए। मैंने देखा था सर, अच्छा लिखा गया लेख था। राजनीति का अल्पसंख्यकों के साथ किया गया राजनीति का खेल। कैसे वोट बैंक के तहत आरक्षण के नाम पर इन्हें सरकार ने अपनी जेब में डाला, पर उनके लिए जातिवाद और भेदभाव रहित प्रगति का मार्ग कहाँ। वो छुपा गया था। नवीन ने कहा था, बोल बाबू, मास्टर जी अपने हैं। उसने कहा था, कहीं नहीं मास्टर जी, फ्लाईओवर के नीचे ही हमारा घर है, ऊपर छत मिल जाती है, धूप बारिश और ठंड में कुछ बचाव हो जाता है। हम राजस्थान से आए हैं सर, नट जाति के हैं। शुरू से हमें कसरत करवाकर हमारे शरीर को लचीला बना दिया जाता है। हम इस छोटे से रिंग से पूरा शरीर निकाल लेते हैं। आपने सड़कों पर, चौराहों पर हमारे बच्चों को ये सब करते और कलाबाजियाँ दिखाते देखा होगा। मुझे ये नहीं करना होता था। बहुत मार खाई मास्टर जी। बापू मारता था, पूछता था, तू क्या करेगा। मैंने सर चौराहों पर चीज़ें बेचनी शुरू की। समय निकाल कर पढ़ने लगा। एक मेम साहब ने मुझे इग्नू का पता दिया था, वहाँ गया था, सब ठीक लगा था। मेम साहब ने फ़ीस के पैसे भी दिए थे, किताबों के पैसे भी दिए थे। मैंने 12वीं कर ली है, अब क्या करूँ। पर तुम क्या चाहते हो? मुझे पता नहीं चल रहा सर, मैं आगे पढ़ना चाहता हूँ। क्या पढ़ना चाहते हो? सर समझ में नहीं आ रहा, पर जहाँ अच्छी नौकरी मिल सके सर। हमारे लिए, हम छोटी जाति के लोगों और आदिवासियों के लिए सरकार ने कुछ नहीं किया। हमें आज भी निचली श्रेणी का जीव माना जाता है। हम अपना कस्बा छोड़कर यहाँ आए थे, सूखा पड़ा था। यहाँ जो भी हो, बस किसी तरह से रोटी का जुगाड़ हो जाता है। माँ और भाई बहनें भीख भी मांगती हैं सर। कहने को चीज़ें बेचते हैं, लेकिन चीज़ें कोई नहीं खरीदता तो दयनीय मुद्रा में पैसे मांगते हैं। ये सच्चाई है मास्टर जी। बहन की इज्जत भी अब खतरे में है। हम दोनों भाई उसकी रक्षा करते हैं। उसे एक अच्छी मेम साहब अपने घर ले गई है, वो उसका बच्चा देखती है। मेम साहब दफ्तर जाती है। उसने पीछे से घर देखना और बच्चे की देखभाल का काम सीख लिया है। वो पैसे दे देती है, गुजारा हो जाता है। कहती है, तू पढ़ ले, पढ़कर कुछ बन जा। ठीक है, 12वीं का नतीजा आ जाए, कोई प्रोफेशनल कोर्स 1 साल का हो, दाखिला ले लो, प्राइवेट BA भी करो, ग्रेजुएशन ज़रूरी है। ठीक है सर, वो सकुचाया था। वो मेम साहब तो चली गई सर, उसने बहुत मदद की थी। चिंता मत करो, अब तुम्हारी मदद मैं करूँगा। दाखिले के पैसे और हर महीने क्लास के पैसे भी दूंगा, किताबों के लिए भी पैसे दे दूंगा। तुम पढ़ो, मुझे बहुत सुख मिलेगा इसमें। जी सर। वो झुका था। उसने मास्टर जी के पैरों में हाथ लगाया था। उसकी आंखें भर आई थीं। मिस्टर गुप्ता सोच रहे थे, ये कैसा लोकतंत्र है, राजनीति में कितना पतन हो गया है। कहने को ये सरकार अल्पसंख्यकों, दलितों, आदिवासियों और पिछड़े वर्गों के लिए लुभावने वायदे और योजनाएं घोषित करती है। आरक्षण के नाम पर उन्हें अपनी जेब में डाल लेती है। धर्मनिरपेक्ष, भेदभाव रहित प्रगति का मार्ग कहाँ है? गरीब और दलित वर्गों से आए नेता भी करोड़ों की संपत्ति के मालिक हैं। दलितों और गरीबों की स्थिति वैसी ही है। नेताओं, मंत्रियों के करोड़ों के घोटाले, पर वे किसी न किसी बहाने से बाहर घूम रहे हैं, भाषण दे रहे हैं। उधर जेलों में हजारों कैदी हैं जिनका ट्रायल होना है। नेताओं का अपराध सिद्ध नहीं हुआ, इसलिए वे स्वतंत्र हैं, पर आम आदमी, जेलों में रह रहा आम आदमी, जिन पर आरोप सिद्ध नहीं हुए, वर्षों से जेलों में रह रहे हैं। बहसें होती हैं, चर्चाएं होती हैं मीडिया पर, सब कुछ जानते हैं, पर कहीं कुछ होता नहीं। पूंजीवाद क्या सिर्फ आर्थिक होता है? ये राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक स्तरों में होती हुई पूरी सोच और विचारों को प्रभावित करती है। पूंजीवाद का मतलब मुनाफा है।
छोटे उद्योगों को नष्ट करना, लघु उद्योगों को जो जन सामान्य की आत्मनिर्भरता का आधार हैं, उन्हें आर्थिक संबल देते हैं, उनको भी कोई रियायत न देना, उनके विकास के लिए कुछ भी नहीं करना। आखिर वे अपने गांव, कस्बे, शहर छोड़कर महानगरों में आकर झोपड़पट्टियों में बस जाने को मजबूर होते हैं, मजदूर बन जाते हैं, दिहाड़ी के मजदूर हैं। घर बार, उनका काम, खेत सब छूट जाते हैं। वो उसका दर्द महसूस कर रहा था, पर वो सिर्फ उसका दर्द कहाँ था, उसके जैसे हजारों का यही हाल था। तो भी जितना कुछ कर सकूं उतना ही सही। लड़के चले गए थे। वो सोच रहा था, इस पीढ़ी को हमने क्या दिया? भ्रष्टाचार, वंशवाद, भ्रष्ट राजनीति, महंगाई, वोट की राजनीति, बदहाली। पर तो भी ये पीढ़ी असहाय महसूस करके भी आक्रोश से भरी है। इनका आक्रोश स्वाभाविक तो है, पर जरूरी भी, तभी कुछ हो सकेगा। परिवर्तन भी तो यही लाएंगे। अंधेरा हो गया था। वो भीतर आया था, देखा खिड़की में लगी शर्मा की सीढ़ी। कुछ नहीं हुआ था अब तक। हाँ, अभी कल इसी ब्लॉक में एक घर में चोरी हो गई थी। यहाँ चोरी के लिए तो कुछ नहीं होगा, पर जान का खतरा। वो कांप गया था। बाहर खिड़की से ऊंची आजान की आवाज़ अल्लाह हो आ रही थी। उसने खिड़कियां बंद की थीं। 7 बज चुके थे। अभी खाने का समय नहीं हुआ था। वो उठा था, जूते पहनकर बाहर निकल आया था। थोड़ा घूम कर आता हूँ, मन संभल जाएगा। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर कमल कुमार की लिखी हुई कहानी लोकतंत्र। आज आम जनजीवन को राजनीति हर स्तर पर संचालित कर रही है। भ्रष्ट राजनीति के कारण आम व्यक्ति का जीवन त्रासद हो गया है। आपको ये कहानी कैसी लगी? अपने विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।